नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचिधार पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ कि शायद आपकी पढ़ाई अच्छी। अब ये शायद इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रिलिमिनरी एग्जाम अभी-अभी हुआ। आयोग ने आंसर की भी जारी करी, है ना? अभी हम मॉडिफाई आंसर की का वेट कर रहे हैं। हम वहाँ पर ऑब्जेक्शन या फिर एक सबूत के साथ में प्रश्न जो है वो जमा कर रहे हैं और अभी भी 3-4 नंबर का जो है वो डिफरेंस फाइनल आंसर की में आएगा। और बच्चों के जो नंबर हैं वो 75 टू 80 के बीच में बहुत अच्छे नंबर बच्चों के जो है वो सिमट के रह गए, जिनके नंबर पहले या पिछले प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो है वो 85 तक गए थे। इसके अलावा 70 से 80 या मैं बोल दूं कि 70 से 75 के बीच में भी बच्चों के नंबर हैं और मैक्सिमम बच्चों के नंबर हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में आपके सामने ये अंतर्द्वंद उत्पन्न हो गया है कि मैडम कट ऑफ कितना जाएगा। अब हमको कोई रोड मैप समझ नहीं आ रहा। एमपीपीएससी ने अपना अभी कैलेंडर भी जारी नहीं करा है। अगर 2025 की तैयारी करते हैं तो कैसे करें, क्या कैसे करें। तो आपके द्वारा जो इतने सारे प्रश्न हैं या आप यहाँ जो मुरझाए हुए या चेहरे लटकाए हुए हैं, तो देखिए, ये सब होना वाजिब है। रीजन, हम 110 पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो पोस्ट निकाली वो इस बार 110 पोस्ट बढ़ेगी क्या? देखिए, चांसेस कम है। मे बी पॉसिबल 2017 जैसे ऐसा कर सकता है कि रिजल्ट के पहले पोस्ट बढ़ाए, लेकिन आज सच बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं बढ़ने वाली है ना। बढ़ी भी तो बहुत ही कम, 1 या 2 नंबर का हमारे कट ऑफ पर वेरिएशन आएगा। इस बार ओबीसी की पोस्ट कम है। मे बी पॉसिबल ओबीसी ईडब्ल्यूएस या जनरल में जो डिफरेंस है बहुत कम जाए। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो कट ऑफ है वो लगभग सेम जा सकता है, या ओबीसी का कट ऑफ ऊपर जा सकता है ईडब्ल्यूएस। मे बी पॉसिबल, एक अंदाजा है जिस हिसाब से आपके नंबर दिख रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मैडम हम क्या करें। तो 3 कैटेगरी में मैं बच्चों को बांटती हूँ और आपके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देने का कोशिश करती हूँ। देखिए, हमारे पास में अभी 3 कैटेगरी के बच्चे हैं, जिन बच्चों में कि मैडम हमारा 100% प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो निकल रहा है। 100% में जैसे आपके टीचर ने या मैक्सिमम जो बच्चों के नंबर आए उस हिसाब से कट ऑफ अगर आपका जा रहा है, तो जो बच्चे 80 अबव हैं, ठीक है, 80 के ऊपर है, या फिर जो बच्चा मैं बोलूंगी कि 78 के ऊपर भी है, ठीक है, तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनके 80 के ऊपर नंबर है ना, तो वो बच्चे 100% श्योर हैं कि हमारा एग्जाम जो है वो क्वालिफाई होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा बच्चा मैंने वो बांटा है जो 50-50% में है, और ये सबसे ज्यादा बच्चे हैं। मैक्सिमम बच्चे इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि मैडम हम 50-50 में है। रीजन, क्योंकि हमको समझ ही नहीं आ रहा, हम यहाँ पर जो 75 से 80 के बीच के जो नंबर हैं एग्जाम क्वालिफाई करने वाले बच्चों में बोल रही हूँ, उसमें आ रहे हैं। तो अभी भी हमको ये अंतर्द्वंद लगा हुआ है कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं, है ना। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं, इन बच्चों को मैं बोलूंगी कि ये आप बहुत अच्छी स्थिति में है इन दोनों से। रीजन, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि 100% हमारा सिलेक्शन जो है वो नहीं हो रहा है। हाँ, मैं बोलूंगी अच्छी स्थिति में। आपको थोड़ा उल्टा लग रहा होगा, हमको पता है ना। अब हमारे सामने क्या दिख रहा है, 2025 है डायरेक्ट। 2025 में भी मैडम अभी तो कुछ भी जारी नहीं किया, आयोग ने अपना टाइम टेबल नहीं बताया या कुछ। तो आयोग का वैसे भी कोई टाइम टेबल होता ही नहीं है ना। वो अगर टाइम टेबल आपको बता भी देगा तो वो उसको खुद फॉलो नहीं करेगा, या जिसको आप कहते हैं कैलेंडर, है ना। तो आयोग अगर अपना कैलेंडर जारी भी करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर या फिर हद से हद दिसंबर में 2025 का जो है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन या विज्ञापन जो है वो जारी हो जाए, है ना। जनवरी, फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग तक में आपका 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम में भी पॉसिबल हो जाए, और पद 110 से तो ज्यादा आएंगे। तो ये बच्चा अभी क्लियर है, इसका थोड़ा सा रोड मैप क्लियर है ना, इसका भी क्लियर है। अब देखते हैं ये तीनों कैटेगरी के बच्चे करेंगे क्या, कैसे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कि जिन बच्चों का 100% एग्जाम निकल रहा है वो क्या करे। तो 100% एग्जाम निकल रहा है बेटा, मेंस सितंबर में उनने रखने की बात करी है। तो ऑन एवरेज आपके पास में लगभग 2 महीना है, अगस्त का और सितंबर का, ठीक है। और जुलाई आपका ये वाला जो जा रहा है, तो सितंबर को तो आप रिवीजन के लिए कर दीजिए, जुलाई और अगस्त आपके पास में बच रहा है, ठीक है। तो 2 महीने में मान रही हूँ ऑन एवरेज, जिसमें आपका थोड़ा बहुत, जिस दिन पढ़ाई में मन नहीं लगा, थोड़ा सा आप धैर्य नहीं रख पा रहे हो, तो कभी तबियत खराब हो गई, तो कभी कुछ, तो ऑन एवरेज हमारे पास में 2 महीना बचता है। इस 2 महीने की स्ट्रेटेजी को मैंने 1000 और 500 नंबर के स्ट्रेटेजी में बांटा है।
और ये ट्रायल एंड टेस्टेड है ना। अब यहाँ पर हमने, और इवन मैं बोलूंगी कि ये टॉपर्स की स्ट्रेटेजी हम जो पहले बनाते थे जब हमारा जो मेंस था पुराने पैटर्न पे होता था, वो भी कुछ इसी तरीके की थी। और ये जो बच्चे हैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके 45 दिन में मेंस क्वालिफाई करे हुए हैं, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है, मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने आपकी स्ट्रेटेजी बना ली है मेंस की तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है 1500 का जो खेल है वो स्मार्टली किया जा सकता है और मेंस क्वालिफाई किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले अभी भी मैं आपको बोलूंगी कि 5 और 6, अब मैं 4 को इस कैटेगरी से अलग कर दे रही हूँ। सबसे पहले आपको जो प्रिपेयर करना है वो पेपर 5 और पेपर 6 जो है 20 दिन में, 25 दिन में या 1 महीने में, ठीक है, पैरेलल चलेगा अभी, इसलिए 1 महीने बोल रही हूँ मैं, हद से हद टाइम आपको दूंगी, 20 से 25 दिन में प्रिपेयर करके पेपर 5 और पेपर 6 रख देना है। लेकिन कैसे प्रिपेयर करोगे अभी पैटर्न बताती हूँ। मतलब आपने प्रिपेयर कितना कर लिया, 300 नंबर, देन आपको अटेम्प्ट करना है 4th पेपर, वो भी अब 300 नंबर का हो गया है। पहले मैं पेपर 5 और पेपर 6 को साथ में ही पेपर 4 को रखती थी, रीजन क्योंकि पेपर 4 भी कम मेहनत में आपको ज्यादा नंबर देता था। लेकिन इस बारी पेपर 4 को मैंने 5 और 6 से थोड़ा सा अलग करा है, रीजन क्योंकि पेपर 4 का वेटेज बढ़ गया है, वो भी अब 150 के पार्ट में होगा और वो मेहनत मांग रहा है इस बार। तो कम मेहनत, पेपर 5 पेपर 6 300 में से आपके यहाँ पर 250 तक आप टच कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। और 1 2 3 4 में आप देखना 300 में से जो है वो 200 नंबर लाने के भी लाले पड़ते हैं। अब कैसे, ये चीजें मैं पूरी आपको स्ट्रेटेजी में बता चुकी हूँ पेपर 5 के। तो सबसे पहले आपको ये 600 नंबर प्रिपेयर करना है। इसके साथ में एमपी को अगर आप देखोगे तो 240 नंबर का सीधे सीधे जो है, हर यूनिट को अगर आप 1 से लेकर 3 तक उठाते हो तो 240 नंबर की जो पूरी यूनिट्स हैं, 30-30 नंबर के जो डिवाइड है वो आती हैं और एमपी आना ही है। तो 240 एमपी को आप अलग से पढ़ेंगे और 10 नंबर की एमपी एक्स्ट्रा, जैसे आपको केस स्टडी में आ जाए या कहीं पर हिंदी में एमपी से रिलेटेड चीजें आ जाए या कहीं और एमपी के रिस्पेक्ट में प्रश्न आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो 10 नंबर मैंने एक्स्ट्रा माना, मतलब 150 नंबर आपका पूरा एमपी में जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये चीज हुई। इसके साथ आपके 1 2 3 में एक पोर्शन है पेपर 2 पार्ट बी। पेपर 2 का जो पार्ट बी है वो 150 नंबर का कम मेहनत में तैयार किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप बहुत स्मार्टली देखोगे तो इन पोर्शन को आपको सबसे पहले उठाना है, क्योंकि ये पोर्शन बच्चे जो है यूजुअली छोड़ देते हैं और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के पीछे ही साल भर भागते रहते हैं और फिर मेंस का टाइम बचता है तब भी भागते हैं। प्रीलिम्स में आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ी ही है अभी ताजी ताजी, आपको फैक्ट याद है। और यकीन मानिए जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी है या जितने भी टॉपिक्स जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है उसमें पढ़े हैं, ये इस बार आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। रीजन क्योंकि 3, 7 और 10 ही आना है बस, है ना। तो इतने में आपको कोई बहुत ज्यादा पोथी लिखनी ही नहीं है। आप जो फैक्ट आपको प्रीलिम्स में याद है, बस आंसर राइटिंग स्किल्स से आप उसको सजाना सीख लीजिए, तो आपके बाकी के जो 500 नंबर है वो ऑलरेडी प्रिपेयर है। कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। आपके 80+ नंबर हैं या आप उन बच्चों में शामिल हो रहे हैं जिनके नंबर 80 से ऊपर नहीं है या 78 से ऊपर नहीं है, तो मतलब आपने पढ़ाई करी है दूसरों से ज्यादा, है ना। आप तुक्के चल गए वो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इतने तुक्के चलेंगे बेटा। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही एलिमिनेट करना मतलब पढ़ाई करना पड़ता है उसके लिए, फैक्ट आपको पहले से पता है, अब मैं ये बोलूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अब आपके पास बचता क्या है, पेपर 1 मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पेपर 2 का पार्ट भी आपने इसमें रख लिया है, तो पेपर 2 का पार्ट जो ए है वो इसमें, और पेपर 3 के जो न्यू टॉपिक है सबसे पहले उनको उठाना है, इनके साथ पैरेलल। ठीक है, ये आप पूरे 2 महीने के लिए डिवाइड कर लीजिए या जुलाई तक में डिवाइड कर लीजिए इसको अपना, या अगस्त तक की जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं। अगर प्लानिंग नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ही बता दीजिएगा। सेपरेट में जिन बच्चों का प्रीलिम्स एग्जाम निकल रहा है उनके लिए रणनीति ला दूंगी। ठीक है, तो ये प्लानिंग कर लीजिए और इसके पैरेलल में सबसे पहले पेपर 3 के न्यू टॉपिक उठाइए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपके जो पॉलिटी वाले पोर्शन है वो आपके ऑलरेडी प्रिपेयर है, उनके जो नए टॉपिक है उनको पहले उठाइए और ये पैरेलल में उठाइएगा। तो पूरे दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए आप। ठीक है, एक पोर्शन में आप ये 1000 नंबर को पढ़े और एक पोर्शन में 500 नंबर जो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है, कॉन्फिडेंस रखिए, उसको पढ़िए।
और आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है आपका मेंस जो है वो बहुत अच्छे से क्वालिफाई होगा। तो 1500 के स्ट्रेटजीज में अपनाते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। जो बच्चा प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है, मैं अभी ये मतलब क्या पढ़े या जिसका 50-50 है कि प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, उसके लिए मैं इससे टोटल अपोजिट स्ट्रेटजी बोल रही हूँ कि क्या कर सकते हैं आप अगर आपको लगे तो। सबसे पहले बच्चों मैंने बताया एमपी, ये अगर आप अभी पढ़ोगे तो एमपी को आप मेंस के अकॉर्डिंगली पढ़ना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो 240 नंबर सबसे पहले पूरा सिलेबस उठाएं, पूरे सिलेबस में उठाकर ये देखें कि एमपी का पोर्शन कहाँ कहाँ पर है ना। हर बच्चा, चाहे वो जिसका हो रहा हो सिलेक्शन जो 50-50 में है या जो 100% में, कोई भी बच्चा सबसे पहले सिलेबस उठाएगा और सिलेबस को देखेगा और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये तो आपको करना ही है। अब लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, मैडम नया सिलेबस चेंज हुआ है तो भैया जो टॉपिक पुराने थे और अभी भी सिलेबस में है उन टॉपिक से लास्ट ईयर में कैसे प्रश्न आ रहे हैं, एमपीपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है, क्या करंट अफेयर को उन प्रश्नों के साथ में मिलाकर पूछता है, क्या कैसा पूछता है, वो पूरा रोड मैप क्लियर हो जाएगा पुराने प्रश्न पत्रों से। तो सबसे पहले सिलेबस और पुराने प्रश्न पत्र तो देखना ही है आपको, है ना, किसी भी कैटेगरी का हो। लेकिन इस कैटेगरी के बच्चे को करना क्या है, अभी आप मेंस पढ़ें कि प्रीलिम्स पढ़ें, यही समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले जो प्री और मेंस में कॉमन टॉपिक है आप उनको उठाइए और उन कॉमन टॉपिक में सबसे पहले उठाइए एमपी को, है ना जी। एमपी को आप उठाओ, एमपी को मेंस के रिस्पेक्ट में पढ़ोगे आप, पूरा एमपी प्रिपेयर करके रख लेना है आपको। ठीक है, पेपर 1, 2, 3 अभी आपको पढ़ना है। ठीक है, 4, 5, 6 को आप डेली जो है वो 1 घंटा या 2 घंटा पैरेलली चलाएं। अगर आप 1 महीने इनको छोड़ भी देंगे, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, तो भी चल जाएगा। या पैरेलल चाहें तो पैरेलल चला सकते हैं। रीजन, क्योंकि अभी आपको रोड मैप क्लियर नहीं है कि मेरा प्रीलिम्स एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो अगर आप इतना पोर्शन कर लेते हैं तो एटलीस्ट ये टॉपिक प्री और मेंस में जो कॉमन है वो तो अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो आपके प्रिपेयर हो ही गए। इसके साथ आपको आंसर राइटिंग भी करना है। नहीं क्वालिफाई हुआ तो वो समय आपका बर्बाद नहीं जाएगा, क्योंकि वही कॉमन टॉपिक प्रीलिम्स में है। इतना तो आपको करना पड़ेगा कि प्रीलिम्स के सिलेबस को और मेंस के सिलेबस को डिकोड कर ले और इसके अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। जिस बच्चे का प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, ये 100% श्योर है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगी कि बेटा पेपर उठाओ, ठीक है, लास्ट ईयर के, और साथ ही साथ आप यहाँ पर अपना सिलेबस उठाओ। उस सिलेबस में देखो कि क्या पुराना जो सिलेबस मेरे पास था, नई तैयारी कर रहे हो तो नया बच्चे के लिए भी आप सबसे पहले मेंस का जो पूरा सिलेबस है उसको कवर कर लीजिए। क्योंकि इस बार प्रीलिम्स हो, हर बार का प्रीलिम्स आप देखो, बच्चा कितना भी बोल ले, प्रीलिम्स के कितने भी फैक्ट रख ले, कहीं ना कहीं एनालिटिकल जो है वो प्रश्न आते हैं, पीएससी उसकी ओर बढ़ रहा है और वो प्रश्न बच्चों के गलत हो रहे हैं और वो प्रश्न तभी क्लियर हो रहे हैं या बार बार वही बच्चा प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर रहा है जिसका मेंस अच्छा है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी पूरा मेंस प्रिपेयर कर ले। एटलीस्ट पूरे सबसे पहले तो नोट्स जुटाओ कि कहाँ से सबसे अच्छे नोट्स हैं। अब देखिए ऑनलाइन भी है, सारी चीजें हैं बच्चों, तो जो पूरे इंदौर में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जिस सब्जेक्ट का सही टीचर लग रहा है आपको, है ना, बहुत सारे टीचर हैं, सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, आपको जिसका समझ में आता है और जो बेस्ट टीचर है जिस सब्जेक्ट का, आप सब्जेक्ट वाइज अपने टीचर को चयन कर लीजिए। क्योंकि हर संस्थान में, हर कोचिंग में आप देखेंगे कि हर टीचर सही, मतलब उतने अच्छे से बच्चों को हर टीचर की चीजें समझ नहीं आती है ना, और चीजें उतनी अच्छी होती भी नहीं। तो जो बेस्ट बेस्ट टीचर है आप मटेरियल वहां से ला लीजिए, सबसे पहले मटेरियल लाएं, अपना मेंस पूरा पूरा कंप्लीट। मेंस कंप्लीट होने के बाद में फिर से उसको सेकंड राउंड में प्री प्लस मेंस करके पढ़ें। मतलब जो टॉपिक मेंस और प्रीलिम्स में कॉमन है उन टॉपिक को पहले मेंस में पढ़ो, मेंस में आंसर राइटिंग करो और उसके बाद में उसी के एमसीक्यूज लगा लो, तो आपका प्रीलिम्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, और दिन के 2 घंटे, ठीक है, डेली जो है आपको लूसेंट को नॉवेल की तरह पढ़नी है, ये याद रख लो। अपने रूटीन में ही ला लो बेटा। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हो कि डेली 20 पेज का एक रूटीन बना लिया अपना लूसेंट का पढ़ने का, या आप ये कर सकते हो कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं मेंस के लिए उसी टॉपिक को लूसेंट से जो है फैक्चुअल फॉर्म में पढ़ लें और उसके एमसीक्यू, लूसेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, या अगर आपको लगता है तो घटना चक्र ऑब्जेक्टिव या जो भी आपको ऑब्जेक्टिव आपके टीचर ने रिकमेंड किया है आप उसको लगाएं। ठीक है, और दूसरी बात अंत में यही कहूंगी कि
कि देखिए अभी अभी क्रिकेट मैच हुआ, उससे हमको कुछ सीखने मिला। क्या सीखने मिला? जब वर्ल्ड कप हो रहा था, है ना, हुआ था और हमारी टीम हार गई थी, तब हमने अपनी टीम इंडिया को बोला खेला तो अच्छा यार लेकिन हार गए, या कई सारे उसमें से जो प्लेयर्स थे, ठीक है, उनको हमने बोला कि अच्छे से नहीं खेला या उनको क्रिटिसाइज किया। लेकिन उनने या उनको इतने दिनों तक जो भी बोलते रहे ना बेटा, हार का सामना झेलो और चुपचाप उसको सहते रहे। तो अभी अगर आपके साथ अप एंड डाउन हो रहे हैं तो मैं बस यही बोलूंगी कि ये वही समय है टीम इंडिया के जैसे जब आपको सुनना है ना, लेकिन अपने कर्म को बंद नहीं करना है। मे बी पॉसिबल कि आपका मोटिवेशन डाउन होगा, थोड़ी देर के लिए हुआ, कैसे भी करके अपने आप को मोटिवेट करो और फिर से लग जाओ, क्योंकि ये रास्ता आपने चुना था। किसी ने आपको फोर्स नहीं किया था कि ये करना है। अगर फोर्स किया था तो जो आपका मन करता है इसको अभी छोड़ दे और वो करें। और अगर आपने ये रास्ता चुना है तो फिर से उठो, साबित करो अपने आप को, और आप वो काम कर जाओगे जैसे टीम इंडिया ने 17 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया। आप भी अपने इतनी जो असफलताएं हैं उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, बस अपने आप को टाइम देते रहो बच्चों, सब अच्छा होगा। और निराशा हताशा 6-7 दिन हो गए, अब धीरे धीरे उसको छोड़ो, है ना, बहुत हो गया, फिर से रीस्टार्ट करें और फिर से कमर कस के लग जाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है तो अगर आपको लगता है तो इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं, नहीं क्वालिफाई हो रहा है तो पहले प्रीलिम्स को पढ़ें और वो टॉपिक को पढ़ें जो प्री और मेंस में कॉमन है। और जिनका बिल्कुल क्वालिफाई नहीं हो रहा है वो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले मेंस को प्रिपेयर करेगा। इस सब के बीच में मैडम क्या आप हमारी कुछ तैयारी करवा सकते हैं? जी हाँ, रुचि धर्मन पाठशाला में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं और बहुत सारे अपकमिंग कोर्सेज जो हैं वो आ रहे हैं। अपकमिंग की सबसे पहले हम बात करें तो हम पहली बार पूरे YouTube के इतिहास में निबंध अभ्यास महाक्रांति चला रहे हैं, लगातार 50 दिन। सबसे ज्यादा बच्चा निबंध में डरा होता है, लगातार 50 दिन चलेगी। अभी ये क्या है आपको इस वीडियो को देखने के बाद में 8 जुलाई से ये क्लास जो चालू हो रही है वो पता चल जाएगा। ठीक है, और इसके बहुत सारे अभी हिडन पहलू हैं जो आपको पता चलेंगे। ठीक है, क्या है वो, फ्री में क्या मिलेगा, सारी चीजें आपको पता चलेगी। अभी हमने इसका प्राइस जो है वो 599 रखा है, उसके पीछे रीजन है हम आपको एक एक चीज इसमें कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो क्या इसके एजेंडा रहेगा, क्या कैसा रहेगा, सारा मैं आपको बता दूंगी। दूसरा, 300 नंबर की हम अभ्यास श्रृंखला पेपर 5 और पेपर 6 के चला रहे हैं, जिसमें पेपर 5 और पेपर 6 के हर एक टॉपिक के छोटे छोटे पहलू को पहले हम समझेंगे, उसकी आंसर राइटिंग करें। ठीक है, तो इसकी आंसर राइटिंग क्लासेस जो हैं वो 8 जुलाई से स्टार्ट होंगी। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पेपर 2 पार्ट बी जो कि समाज शास्त्र का है, पूरे 150 नंबर की तैयारी अब रुचि धर्मन पाठशाला से आप करेंगे, है ना। और इसको ऐसा करेंगे कि पेपर 2 पार्ट भी जब आप तैयार करते हैं तो आपका पेपर 6 ऑलरेडी तैयार होते जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसके साथ ही पेपर 4 जो है आपका यहाँ पर, उसके हमारे पास में पेपर 4 का जो पार्ट बी के लिए आप परेशान हो रहे हैं, उसके एक एक पहलू के कवर करते हुए विथ क्वेश्चन 2 मार्क करके आ सकते हैं इसके, या कैसे क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी के साथ में, आपका पूरा पूरा जो हैंड रिटन नोट्स है, क्लास नोट्स है, वो रुचि धर्मन पाठशाला पे अवेलेबल है। इसके अलावा या अगर आप आंसर राइटिंग करने से पहले पेपर 5 और पेपर 6 को पढ़ना चाहते हैं तो पेपर 5 का सेपरेट कोर्स, पेपर 6 का सेपरेट कोर्स और पेपर 5 और 6 का कंबाइन कोर्स जो है वो रुचि धर्मन पाठशाला पे पूरा पूरा अवेलेबल है। आप चाहें तो उससे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो रुचि धर्मन पाठशाला यहाँ पर आपके लिए जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आने वाला है, तो उसका भी आपको वेट करना है। साथ ही साथ अगर आप पेपर 5 और पेपर 6 के साथ साथ समाजशास्त्र की तैयारी करना चाहते हैं अब, तो वो रुचि धर्मन पाठशाला से आप कर सकते हैं। और बस यही बोलूंगी बच्चों, नेवर गिव अप ना करें, बस उठो और अब लग जाओ। क्योंकि अगर आप समय बर्बाद करोगे तो हाथ कुछ नहीं आने वाला है और बस रोते रह जाओगे और एक्सक्यूजेस लोगों को दोगे। लोगों को बड़ा मजा आता है यार, ठीक है, और वो पीठ पीछे जाके बोलेंगे कि बस इसका रोना ही लगा रहता है ना। सामने तो बोल देंगे हाँ ठीक है, अल्टीमेटली करना आपको है, ये आपका डिसीजन है। आप ही अपने आप को बना सकते हैं, कोई आपकी हेल्प करे या ना करे, आप अपने आप की हेल्प करिए, बस मैं इतना ही बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।